Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about a stable multivibrator using IC 555. This topic is useful for BSc students of Physics and Electronics and also for BE and BTech students of EEE and EC branches. The JRF and NET aspirants will also find this topic useful. The complete note of the topic is provided here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Before I start describing ICC 555 as an stable multivibrator, it is necessary to explain certain things. पहला चीज ये कीजिए आप, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ IC 555 एज एन स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. इसको आप शीट पर अलग से कॉपी करके रखिए सामने अपने, so that when I explain it, you can refer to the figure. क्योंकि मैं पेज को आगे बढ़ाऊंगा, and if the figure is not in front of you, it will be difficult for you to follow it. Okay? देखिए इसमें कई पार्ट्स हैं. एक है, देखिए ये आपका ओपेम है, मतलब ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ये है एक ओपेम, ये है, दिस इज योर RS फ्लिप फ्लॉप, दिस इज एन इन्वर्टर, and this is a transistor, NPN transistor, and this is your PNP transistor. ठीक है, ये जो इस ब्लॉक के अंदर देख रहे हैं, दिस इज योर IC 555 चिप. चिप इसके अंदर है. बाहर जो देख रहे हैं, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, ये सब एक्सटर्नल सर्किट के बाहर है, वो लगा हुआ चिप के बाहर. ठीक है, यहाँ देखिए 3 रेजिस्टर्स हैं, ईच ऑफ वैल्यू 5K, 5K, 5K एंड दिस इज योर 5K, ऑल इन सीरीज. इस सीरीज रेजिस्टर का एक पॉइंट ग्राउंडेड है और एक पॉइंट में लगा रहे हैं पोटेंशियल VCC, so that a current I flows through all of them. तो हमने इसको यहाँ दिखाया है, देखिए VCC 5K, 5K, 5K and this end is grounded. So let a current I flows through them. इन दो रेजिस्टर का जंक्शन P है और इन दो रेजिस्टर का जंक्शन Q है. आप देख रहे हैं कि हमें जो है पोटेंशियल निकालना है Q पॉइंट पर और P पॉइंट पर. तो यहाँ अगर पोटेंशियल VQ है और यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0, so apply Ohm's law to find out the potential at the point Q. By using Ohm's law, we have VQ minus 0. We are considering these 2 points is I into R. ठीक है, I कितना है सर्किट में, difference potential is VCC minus 0, so this is VCC, and total resistance here is R plus R plus R, that is 3R, each R being of value 5K. So this is I is VCC upon 3R. So VQ minus 0 is I into R. So this is VCC upon 3R into R. So this R cancel out and we have VCC upon 3. Or the potential at the point Q is VQ is VCC upon 3. ये पोटेंशियल जो है कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये कंपैरेटर है, ओपम एज एन कंपैरेटर. सो ये अप्लाई हो रहा है इसके नेगेटिव इनपुट पर. देखिए 5K, तीसरा पॉइंट यही हुआ आपका, यहाँ पर देख रहे हैं, ये पॉइंट हो गया आपका P और ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पर, ये पॉइंट है Q. ठीक है ना, ये पॉइंट है Q. ओके, याद रखिएगा. अब निकालते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट P हियर. यहाँ पोटेंशियल कितना है, सो फॉर दिस वी टेक दीज 2 पॉइंट्स, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. देखिए VCC माइनस VP is again I into R. I is VCC upon 3R into R. So this is VCC upon 3. So VP is VCC minus VCC upon 3. This is 2 by 3 VCC. So 2 by 3 VCC is the potential here at the point P. This goes here. Okay. तो ये पोटेंशियल निकल गया. कहाँ क्या अप्लाई हो रहा है,
चार्जिंग कैपेसिटर की इस रास्ते से हो रही है थ्रू R1 R2। डिस्चार्जिंग तब होगा कैपेसिटर का, ये तब डिस्चार्ज करेगा व्हेन दी ट्रांजिस्टर Q1 इज कंडक्टिंग। और ये कंडक्ट कब करेगा? जब इसका बेस पॉजिटिव होगा, बिकॉज दिस इज एन NPN ट्रांजिस्टर। ओके, रास्ता क्या होगा डिस्चार्ज करने का? ये देखिए, इधर से जाके R2 से होके ऐसे आके ये चला जाएगा इसके थ्रू ग्राउंड में। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं लॉजिक की। लॉजिक दो तरह का है, एक है पॉजिटिव लॉजिक और एक है नेगेटिव लॉजिक। लॉजिक में हम दो वोल्टेज लेवल को कंपेयर करते हैं। दो वोल्टेज लेवल, यदि एक वोल्टेज 5 वोल्ट है और दूसरा 10 वोल्ट है, तो दोनों में हायर कौन है? हायर इज 10 वोल्ट। तो इन पॉजिटिव लॉजिक आई ट्रीट द हायर ऑफ द टू वोल्टेज लेवल एज वन स्टेट। ठीक है, हायर वोल्टेज होगा उसको हम बोलेंगे वन स्टेट में है। कितना हाई है इससे मतलब नहीं है ना। 1 वोल्ट 5 है और दूसरा 10 है, 10 है, 6 है, 7 है, 8 है। हाई चूंकि 5 से वही है इसलिए उसको हम बोलते हैं वन स्टेट। ठीक है, और 2 का लोअर जो है उसको हम बोलते हैं जीरो स्टेट। तो लॉजिक में दो ही स्टेट है, 0 और 1। तो हायर जो होगा उसको बोलेंगे वन स्टेट और लोअर को बोलेंगे जीरो स्टेट। दैट इज योर पॉजिटिव लॉजिक। नेगेटिव में क्या है? जो हायर ऑफ द टू वोल्टेज लेवल है उसको हम लिखते हैं जीरो स्टेट, उसको हम बोलते हैं जीरो स्टेट में है। तो नेचुरली जो लोअर ऑफ द टू वोल्टेज लेवल होगा उसको हम बोलेंगे वन स्टेट। सो दिस इज योर नेगेटिव लॉजिक। हियर वी विल डीलिंग विथ पॉजिटिव लॉजिक। हम सर्किट में यूज कर रहे हैं ओपेम को, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, एज कॉम्परेटर। कॉम्परेटर क्या है? ये दो वोल्टेज लेवल को कंपेयर करता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट देता है। सो दिस इज योर ओपेम। ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है और ये इन्वर्टिंग है। इसका गेन AD है। ओपेम इज बेसिकली ए डिफरेंस एम्पलीफायर। ये अपने दो इनपुट पर लगाए गए वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्टेज है V1, इन्वर्टिंग पर वोल्टेज है V2। द डिफरेंस इज V1 माइनस V2। तो आउटपुट क्या होगा इसका? गेन AD टाइम्स द डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेज लेवल्स। तो दिस इज AD इंटू V1 माइनस V2। अब देखिए, if V1 is greater than V2, then V1 minus V2 is positive. So output V0 will be positive. So V0 will be in the one state. Again, if V1 is less than V2, then V1 minus V2 is negative. So V0 will be negative and therefore V0 will be in the zero state. Clear? अब आइए देखते हैं हम ट्रुथ टेबल क्या है RS फ्लिप फ्लॉप का। तो दो इनपुट हैं RS, आउटपुट एक है Q और एक है Q का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज Q बार। तो R और S दोनों इनपुट जब वन स्टेट जीरो स्टेट में हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन दी आउटपुट। सो देयर विल बी नो चेंज इन Q व्हेन बोथ R and S inputs are in the zero state. So if Q doesn't change, Q bar also doesn't change. When R is 0 and S is 1, then Q becomes 1. ओके, तभी Q हो जाएगा। पहले 0 भी रहा हो फिर भी 1 हो जाएगा और 1 था तो 1 ही रहेगा। And so Q bar becomes 0. When R is 1, S is 0, output Q becomes 0 and therefore Q bar becomes 1. And finally, when both inputs R and S are in the one state, then output cannot be predicted. इसको हम लिखते हैं रेस कंडीशन, इसको दिखाते हैं इस तरीके से। This is called race condition. This has to be avoided because at that time we cannot predict whether Q will be 0 or Q will be 1. तो कौन ट्रांजिस्टर फास्ट है कौन स्लो है, दिस इज नॉट नोन। जो ट्रांजिस्टर फास्ट होगा वो ऑन होके दूसरे ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देगा। सो दिस is to be avoided because we cannot predict the output in such a case. Okay, so these are the basic things you should remember.
डायग्राम को आप शीट पर बना के रखिए सामने में, so that when I explain it to you, you can refer to the figure and follow what I am saying. Okay? Figure 1 shows you an astable multivibrator using IC555 timer. ठीक है, इसमें देखिए यहाँ नोट कीजिए कि whether the capacitor C is charging or discharging, so long as the voltage across the capacitor lies between 2 VCC upon 3 or VCC upon 3, इसके बीच में अगर वोल्टेज है तो आउटपुट ऑफ बोथ द कंपैरेटर्स आर इन द जीरो स्टेट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा VCC है 15 वोल्ट, ओके, so 2 VCC by 3 will be 10 volt and VCC upon 3 will be 5 volt. That means potential at the point Q will be 5 volt and potential at the point P will be 10 volt. ठीक है, तो अपर कंपैरेटर जो है A, उसके नेगेटिव इनपुट पर है 10 वोल्ट, ठीक है, और जो लोअर कंपैरेटर है उसके पॉजिटिव इनपुट पर है 5 वोल्ट। अपर कंपैरेटर का जो पॉजिटिव इनपुट है वो जुड़ा हुआ है पिन 6 से और कैपेसिटर के प्लेट, अपर प्लेट से, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि जब ये वोल्टेज जो है कैपेसिटर का वोल्टेज 5 वोल्ट और 10 वोल्ट के बीच में है, मतलब ये 10 वोल्ट से कम है और 5 वोल्ट से ज़्यादा है, तो पॉजिटिव इनपुट जो है ए कंपैरेटर का वो 10 वोल्ट से कम है और नेगेटिव इनपुट 10 वोल्ट है, तो आउटपुट क्या होगा इसका? नेगेटिव। दैट मीन्स इट विल बी इन द जीरो स्टेट। सिमिलरली क्यू पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट और जो नेगेटिव इनपुट है लोअर कंपैरेटर का वहाँ पोटेंशियल 5 वोल्ट से ज़्यादा है, तो नेगेटिव इनपुट पे ज़्यादा पोटेंशियल है और पॉजिटिव पे कम है, तो इसका आउटपुट भी आपका होगा नेगेटिव, दैट विल इट विल बी इन दी जीरो स्टेट। ठीक है, मान लीजिए कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर राइजेस अबव 2 VCC by 3, मतलब 10 वोल्ट से ज़्यादा हो गया पोटेंशियल कैपेसिटर का, तो क्या होगा? अपर कंपैरेटर का जो पॉजिटिव इनपुट है वहाँ 10 वोल्ट से ज़्यादा हो गया और नेगेटिव इनपुट पर लगा हुआ है 10 वोल्ट, दैट इज फिक्स्ड, and therefore the output of the upper comparator will go to the one state. Okay, similarly when the capacitor is discharging and the voltage across the capacitor falls, so when it falls below 5 VCC by 3, that means ये 5 वोल्ट से कम हो जा रहा है अगर कैपेसिटर का वोल्टेज, then what will happen? Output of the comparator B switches to level 1, तब लोअर कंपैरेटर के पॉजिटिव इनपुट में 5 वोल्ट है और नेगेटिव इनपुट जो है 5 वोल्ट से कम हो गया, एंड देयरफॉर द आउटपुट ऑफ द लोअर कंपैरेटर विल बी पॉजिटिव और दैट विल बी इन द वन स्टेट। तो इन द लाइट ऑफ द above discussion we can now explain the operation of 555 timer circuit. Clear? So an astable multivibrator generates a square wave whose frequency is decided by RC circuit external to the IC555 timer. फिगर से हम देख रहे हैं कि ट्रिगर इनपुट टू थ्रेशोल्ड टर्मिनल 6 एंड कैपेसिटर C आर टाइड टुगेदर, तीनों एक साथ कनेक्टेड हैं। इनिशियली द कैपेसिटर इज अनचार्ज, जब आप पावर ऑन करते हैं उस समय कैपेसिटर पर कोई पोटेंशियल नहीं है। व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑन, बोथ ट्रिगर एंड थ्रेशोल्ड इनपुट्स विल बी नियरली एट 0 वोल्ट। 0 वोल्ट पर ही होगा शुरू में, स्टार्टिंग में जब पावर स्विच ऑन किया है, तो क्या होगा? आउटपुट ऑफ द लोअर कंपैरेटर विल बी हाई। क्यों? क्योंकि लोअर कंपैरेटर के नेगेटिव इनपुट पर 0 पोटेंशियल है और इसके पॉजिटिव इनपुट पर 5 वोल्ट लगा हुआ है,
1/3 VCC is 5 volt according to our example. तो लोअर कंपैरेटर का जो है आउटपुट हाई होगा और अपर कंपैरेटर का आउटपुट लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि नेगेटिव इनपुट पे लगा हुआ है 10 वोल्ट और पॉजिटिव इनपुट पर नियरली 0 वोल्ट है। So output will be negative or in the zero state. So the input to the flip-flop are R equal to 0 and S equal to 1. And this makes Q equal to 1 so that Q bar equal to 0. ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का Q आउटपुट 1 होगा and hence Q bar will be 0. So the transistor Q1 therefore remains off. Q bar अगर आपका 0 हो गया तो Q bar कनेक्टेड कहाँ से है? Q1 ट्रांजिस्टर के बेस से, मतलब ये बेस आपका नेगेटिव है एंड देयरफॉर ट्रांजिस्टर Q1 कैनॉट कंडक्ट। जब कंडक्टिंग नहीं होगी Q1 ट्रांजिस्टर की तो कैपेसिटर C कैनॉट डिस्चार्ज, तो इसकी चार्जिंग होती रहेगी। चार्जिंग कैसे होगी इसकी? ये इक्वेशन देखिए, चार्जिंग का इक्वेशन Vc प्लस R1 प्लस R2 इंटू C dVc अपॉन dt इज इक्वल टू VCC। ये इक्वेशन कैसे आया यहाँ देख लीजिए, आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये we have I equal to dq upon dt. So this is ddt of CVC. So this is C times dVc upon dt. And therefore VCC है पोटेंशियल जो हम लगाए हैं, वो पोटेंशियल हुआ पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टर कनेक्टेड हैं सीरीज में, उसका वैल्यू है R1 प्लस R2, उससे I करंट फ्लो कर रहा है। So this is Vc plus I times R1 plus R2 and therefore VCC is Vc plus R1 plus R2 into, put the value of I here, this is C times dVc upon dt. So this is the equation written here. This is equation 1. So as soon as the voltage across the capacitor C exceeds 2/3 VCC, that means in an example this corresponds to 10 volt. So output of the upper comparator goes high. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इनपुट 10 वोल्ट से ज़्यादा हो गया और नेगेटिव इनपुट पर उसका 10 वोल्ट फिक्स लगा हुआ है। सो द आउटपुट ऑफ द अपर कंपैरेटर बिकम्स हाई एंड दैट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप बिकम आउट ऑफ एंड दैट ऑफ द लोअर कंपैरेटर गोज लो। लोअर कंपैरेटर लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके निगेटिव पर हो गया है पोटेंशियल 10 वोल्ट से ज़्यादा और अपर पर है लगा हुआ, पॉजिटिव पर है लगा हुआ 5 वोल्ट। So output will be negative, so that will be in the zero state. Okay, so that R is equal to 1 and S is equal to 0. The output of the flip-flop becomes low, so that Q bar is equal to 1. So when R is equal to 1 and S is 0, the Q output of the flip-flop is 0. This I have shown you in the truth table of RS flip-flop. So when Q is 0, Q bar is equal to 1. Q bar 1 होने का मतलब ये हुआ कि ट्रांजिस्टर Q1 का बेस हो गया पॉजिटिव and therefore this will start conduction. Okay, so the capacitor C will start discharging through resistor R2 and the transistor Q1. The transistor Q1 therefore becomes on and V0 becomes low. जब Q बार का मान 1 हो गया तो यहाँ लगा हुआ है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? इनपुट को इन्वर्ट करता है। Q bar is 1 and therefore output of the inverter will be in the zero state. So the capacitor now discharges through R2 and the transistor Q1 according to the equation, हमारा equation क्या है? R2C plus dVc upon dt plus Vc equal to 0. ये कहाँ से आया? ये आया आपके equation 1 से। What is your equation 1? Equation 1 was VCC is equal to Vc plus R1 plus R2 into C dVc upon dt. ठीक है, अब डिस्चार्जिंग हो रही है तो VCC रास्ते में नहीं है, ये सर्किट में ये हो गया 0। ठीक है, ये है R1 नहीं है, ये कट गया तो ये हो गया आपका Vc प्लस R2C dVc अपॉन dt इज इक्वल टू
0। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से ये इक्वेशन निकाल सकते हैं आप, इक्वेशन 2। So when the voltage across the capacitor falls below 1/3 VCC, मतलब 5 वोल्ट से अगर कम हो गया, then what happens? The output of the lower comparator B becomes 1। तो देखिए 5 वोल्ट से कम हो गया, तो लोअर कंपैरेटर के पॉजिटिव इनपुट पर लगा हुआ है 5 वोल्ट और नेगेटिव है 5 वोल्ट से कम हो गया। सो आउटपुट ऑफ द लोअर कंपैरेटर बिकम्स पॉजिटिव और दिस बिकम्स इन दी वन स्टेट। ठीक है, और अपर कंपैरेटर का क्या होगा? अपर कंपैरेटर का आउटपुट हो गया कम। क्यों? क्योंकि उसके नेगेटिव इनपुट पर है 10 वोल्ट और पॉजिटिव इनपुट पर वोल्टेज 5 वोल्ट से कम हो गया। So output of the upper comparator becomes negative or this goes to the zero state. So we have now input to the flip-flop R equal to 0 and S equal to 1. And this again sets Q equal to 1 and Q bar equal to 0. So the transistor Q1 becomes off again and V0 becomes high. फिर V0 high हो गया. The capacitor again starts charging towards VCC. This cycle is repeated. The timing diagram is shown in figure 2 below here. तो देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, इधर है टाइम दे रहे हैं एक्स एक्सिस पर, VCC वाई एक्सिस पर है, ये है चार्जिंग और ये है डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो है ये आपका है 2 VCC/3 और ये है VCC/3। स्टार्टिंग में चार्जिंग शुरू हुआ 0 से, जैसे 2 VCC से एक्सीड करेगा इसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। देखिए डिस्चार्जिंग होना शुरू हुआ और जैसे VCC/3 से फिर कम होना शुरू हुआ इसकी चार्जिंग फिर स्टार्ट होगी क्योंकि ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ हो गया है। ठीक है, तो 2 VCC/3 तक जब तक पोटेंशियल बढ़ता है कैपेसिटर का तब तक चार्जिंग होती रहती है कैपेसिटर की। जैसे इससे एक्सीड करता है वोल्टेज द कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द ट्रांजिस्टर Q1 because then transistor Q1 starts conducting. जब potential across the capacitor falls below VCC/3, the transistor Q1 becomes off and therefore the capacitor cannot discharge. It again starts charging towards VCC and the process goes on. ठीक है, तो ये दिखा रहे हैं कैसे चार्ज हो रहा है, कैसे डिस्चार्ज हो रहा है, और यहाँ दिखा रहे हैं आपको हम कि कब आउटपुट हमारा हाई है, कब आउटपुट हमारा लो है। तो देखिए टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जेस from 1/3 VCC to 2/3 VCC, the output remains high and is governed by equation 1. ये चार्जिंग का इक्वेशन है 1. The time during which the capacitor discharges from 2 VCC/3 to VCC/3. This is your not 2, this is 1/3 VCC. ठीक है, the output remains low and is governed by equation 2. अब देखिए the time during which the output remains high can be found by using equation 1. ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, VC प्लस R1 प्लस R2 इंटू C dVC/dt is equal to VCC. So VCC minus small vc is equal to R1 plus R2 into C dVC/dt. So we have dVC/VCC minus VC is equal to dt upon R1 plus R2 into C. This is your this equation. ठीक है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम टाइम T2 टू T3, T2 पे पोटेंशियल है VCC/3 और T3 पे पोटेंशियल हो जा रहा है 2 VCC/3। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, यू गेट द टाइम फॉर विच द कैपेसिटर चार्जेस इज दिस और गिवन बाय दिस इक्वेशन 3। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसका मान आप निकाल सकते हैं। Similarly, the time during which the output remains low can be found by using equation 2.
ये हमारा इक्वेशन 2 है। देखिए R2C dVc अपॉन dt प्लस Vc इज इक्वल टू 0 और R2C dVc अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस Vc एंड देयरफॉर dVc अपॉन Vc, ठीक है, dVc अपॉन Vc इज इक्वल टू dt अपॉन R2C। यही इक्वेशन आपका, दिस इक्वेशन इज रिटन हियर, ठीक है। तो T1 पर पोटेंशियल था 2Vc/3, T2 पे हो गया पोटेंशियल Vc/3। So if you integrate this one, you get this result, ठीक है। So the total time period of the output waveform is then T high plus T low। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 3 और 4 को, you get this result, R1 plus 2R2 into C log 2। So log 2 its value is 0.693, so this is 0.693 into R1 plus 2R2 into C, and the frequency of oscillation is 1 upon time period, so this is 1 upon T is equal to this much. We now define the duty cycle tau of the waveform. Okay, duty cycle is the ratio of two times. The numerator is the time for which the signal is active or is in the one state divided by the total period of the waveform. Assume कीजिए we have a machine or we have a motor that runs only for 6 hours a day. तो पूरे दिन में होते हैं 24 आवर्स, वो 6 आवर रन करता है, तो दिस इज एक्टिव फॉर ओनली 6 आवर्स एंड टोटल टाइम इज इन अ डे इज 24 आवर्स। सो द ड्यूटी साइकिल ऑफ दैट मशीन इज 6 आवर्स अपॉन 24 आवर्स एंड दिस इज 1/4 और 25%. Similarly here the signal is high, output is high only for this period given by equation 3. T high is R1 plus R2 C log 2 and the total period of the signal is R1 plus 2R2 C log 2. This is given by equation 5. So the tau or the duty cycle of the waveform is T high upon capital T. So this is R1 plus R2 divided by R1 plus 2R2. Okay, so we have in this lecture described everything about the astable multivibrator. इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कंपैरेटर है, इसमें आपका फ्लिप फ्लॉप है, वो कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेशन हो रहा है, कैसे चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की, कैसे डिस्चार्जिंग हो रही है, हाउ द आउटपुट गोज फ्रॉम ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट एंड देन फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट। चूँकि इसमें कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है, इट स्विचेस फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर and hence the name astable multivibrator. So this is all about this lecture. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.